Very first, in the name of Allah, who is the most benevolent and ever merciful. Myself, Adil Ahmad Khan, and today we are conducting a short podcast for my subject purpose, basically a sessional purpose. And in my front of is such a very leading personality, Mr. Ijaz Aslam Saab, who is working in the progressive group of companies as a GM production. So, moving to Ijaz Saab, sir, thank you for giving me this opportunity, and thank you for giving me your previous time for conducting this podcast right now. And, sir, tell me about your journey, sir. Tell me about yourself. I started my career after finishing my education in biochemistry. I've done Okay. masters in biochemistry and then some executive MBA courses. उस ज़माने में 1992 में ऐसा ही हुआ करता था, बहुत कम लोग IBA जा पाते थे. So I have over 5 years experience in research and research and production of immunoglobulin and vaccines. Rabies vaccine और स्नैक बाइट इम्यूनोग्लोबुलिन की डेवलपमेंट के लिए HEJ ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था, जिनमें मैं भी शामिल था, और हमें शाहिद तबरेज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट तेहरान भेजा था 1.5 साल के लिए. वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद कुछ काम हमने किया था. ऑलमोस्ट 5 years आए. आफ्टर दैट कुछ गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ की वजह से रिसर्च जो थी वो उसकी फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उस रिसर्च को बंद कर दिया गया. देन आई स्टार्टेड माय कैरियर इन द FMCG से, और मेरी पहली जो कंपनी थी उसका नाम था कोलगेट पॉमोलिव, और मैंने कोलगेट पॉमोलिव को ज्वाइन किया एज ए कोलगेट डेंटल क्रीम हेड. एज असिस्टेंट मैनेजर मैंने उसको ज्वाइन किया, और तकरीबन 2 साल करने के बाद मैं प्रमोशन लेते हुए इस प्लांट का हेड हो गया था. सो आफ्टर दैट 5 years मैंने तकरीबन कोलगेट डेंटल क्रीम को हेड किया. देन एज ए प्लांट मैनेजर मुझे भेजा गया कोलगेट पॉमोलिव सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और मैंने एज ए प्लांट हेड उसे जो है वो ज्वाइन किया, और वहाँ पर तकरीबन 6 साल में प्लांट हेड रहा कोलगेट पॉमोलिव सोप का. फिर उसके बाद इस ज़माने में यानी ये था कि ट्रेनिंग्स, और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जो मल्टीनेशनल टच लोकल कंपनीज में भी आ रहा था, और वो सारा कुछ, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बहुत काम होते थे, इसलिए हमें भी वक्तन फ़वक्तन बाहर ट्रेनिंग्स के लिए जाना होता था, और हम उस ज़माने में ट्रेनिंग्स GM की और फर्दर सारी ट्रेनिंग्स जो है ना वो हम लेने के लिए चले जाते थे. तो थ्रू कोलगेट जो है वो मैं काम करता रहा हूँ, कोलगेट थाईलैंड में, फिलीपीन में, और वहाँ से ट्रेनिंग्स भी ली हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी किए. एंड देन आई केम बैक हेयर, और यहाँ पर जो है फिर कुछ अरसे बाद सैप शुरू हुआ, और फिर हमने सैप की ट्रेनिंग ली, उनके मॉड्यूल्स करना, मास्टर यूज़र बनना उसका, और वो सारा कुछ सिलसिला चलता रहा. साथ साथ सर्टिफिकेशन बॉडी से वो सारी सर्टिफिकेशन भी. तो ओवरऑल जो मेरा मेजर टाइम जो मैंने स्पेंड किया अपना FMCG सेक्टर में, वो कोलगेट पॉमोलिव के साथ किया, और वहीं से सब कुछ सीखा, और इन द एंड फिर मैंने कोलगेट पॉमोलिव को खैरबाद कहा, क्योंकि वो हैदराबाद कोटरी में था और मुझे शिफ्ट होना था कराची. तो फिर मैंने यहाँ पर तुफैल केमिकल को, जो कि एक लेप्सा प्लांट के ओनर्स हैं, और वो प्रोडक्शन करते हैं लेप्सा की. मेन उनका जो प्रोडक्ट है वो लेप्सा है, सल्फोनिक एसिड, सॉरी, सल्फोनिक एसिड उनका जो है वो मेन प्रोडक्ट है. फिर यहाँ मैंने इनको एज ए प्लांट मैनेजर ज्वाइन किया. 2 साल इनके साथ काम करने के बाद, इन द एंड ऑफ माई कैरियर,
like I joined Progressive in 2019 till date। मैं इनके साथ ही हूँ और यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट है कोलगेट प्रोग्रेसिव की, जिसमें पावर प्रोग्रेसिव की दो कंपनीज हैं। नंबर वन पावर प्लस जो एफएमसीजी सेक्टर है, नंबर टू पाक गज़ा जो कि फूड इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। तो इन दोनों कंपनीज की जितनी भी प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी मेरी जिम्मेदारी में आता है, वो मैं देखता हूँ। Very good, sir. Very good to know. And you have a very, very wide experience and very wide journey. ओके सर, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लीडिंग से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ये करूँगा कि एज यू करेंटली वर्किंग इन अ लीडिंग पोजीशन द पीएम प्रोडक्शन प्लांट, तो आपके अंडर में मल्टीपल्स पोजीशंस वर्किंग कर रही होंगी जो सबऑर्डिनेट्स हैं आपको, जो रिपोर्टिंग करते हैं। तो सर, उनको मैनेज करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजीज वगैरह यूज़ करते हैं, यानी मैन पावर को मैनेज करने के देखिए, हमारी बुक्स, हमारा जो बदकिस्मती है वो ये है कि हमारे निसाब में और हमारे प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। हम जब जो कुछ पढ़ के आते हैं, हम मैनेजमेंट को जितना पढ़ते हैं वो उस मैनेजमेंट से वो मैनेजमेंट जो प्रैक्टिकली किसी इंडस्ट्री में हो रही होती है उसमें बड़ा फर्क आता लिए? है। अब कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिन्होंने रियल सिनेरियो बेस्ड शॉर्ट कोर्सेज और इस तरह की चीज़ें उन्होंने डेवलप कर ली हैं और वो ट्रेनिंग्स देते भी हैं, मगर जो हमारा एक्चुअल करिकुलम है वो हकीकत से बहुत दूर है, या यूं कह लें कि हमारी इंडस्ट्री उस करिकुलम से बहुत दूर है। अगर हम एज ए टॉप मैनेजमेंट हम अगर फ्लोर वाइज चेक करें कि जी हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें बुक्स में लिखी हुई हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, ये सारे जो अ, क्या कहेंगे इसको, ये सब का सब जो है वो बुक्स में मौजूद है। उनके मॉनिटरिंग की कितने आप केपीआईज हैं, ये हैं वो थ्योरेटिकल कह रहे है, हैं आप, थ्योरेटिक्स जी हाँ अवेलेबल हैं बिल्कुल हर चीज़ मौजूद। और प्रैक्टिकल इज अ डिफरेंट। ठीक है, लेकिन आप करते भी हैं, आप पेपर वर्क की हद तक वो सारा कुछ करते भी हैं, अगर जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो उस वक्त मैनेजमेंट जो है वो स्टिल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मल्टीनेशनल कंपनीज, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काफ़ी हद तक इस असर रसूख, पर्सनल लाइकिंग, ये सारी चीज़ें, लेकिन नेशनल कंपनीज में, स्टेट बेस्ड कंपनीज में इनका बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइकिंग बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली बस वही है, एक आप आदमी है जो आप जिसको आप मल्टी टास्किंग भी कह सकते हैं, उसको कई किस्म के टास्क जो है वो आप दे देते हैं और वो करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन मगर वो सेठों की नज़रों में है तो वो हमेशा जो है वो गुड बुक्स में रहेगा। और एक वाइट कॉलर जो अपनी टेबल पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे मेहनत से जाफिशानी से काम कर रहा है या अपने प्लांट की जो वो कर रहा है, तो वो उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा यानी सिस्टमेटिकली जो चीज़ चलनी चाहिए वो नहीं चलती। स्टार बेस, कुछ और बेस, जितने भी फंक्शनैलिटीज़ के मॉनिटरिंग पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आप लाख सामने रख दें, लेकिन जो है मौजूद, लेकिन वो उसका असर नहीं होता। तो असल चीज़ से हम बहुत दूर हैं, इंडस्ट्री बहुत दूर है अभी तक। तो सर, इसके रिलेटेड जो यानी परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरियाज हैं, यानी अगर आपने जैसे बताया कि मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, समटाइम्स कुछ लेजीज भी होते हैं, लेकिन एज अ लीडर, एज अ मैनेजर यानी लीडिंग पोजीशन, आपने उन सबको लेकर हम्म। अ, अपनी परफॉर्मेंस, इनकी सबकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए चलना होता है। तो कुछ केपीआईज या कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरियाज आप बताएं। देखिए, मेन क्राइटेरिया तो जब आप उस उसकी उस एम्प्लॉय की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जब आप हम्म। बना रहे होते हैं,
तो वहीं उसके केपीआई सेट हो जाते सही। हैं, ठीक है। और उन केपीआईज की मॉनिटरिंग जो है वो आप मंथली बेसिस पर, आप क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे ऑलरेडी आप कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, हर जगह मौजूद होती हैं। सवाल ये है कि उन पर अमल किस तरह से रिलीजियसली इस पे अमल होना चाहिए। वो सही। बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। तो कहाँ-कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती भी हो जाती है। लेकिन एक्चुअल बात यही है कि जब आप किसी को हायर करते हैं और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन उसको बता रहे होते हैं, तो वहीं उसकी केपीआईज़ डेवलप हो चुकी है और वहीं से उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती स्टार्ट। है। तो केपीआई मॉनिटरिंग होती है किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी प्लांट की जो मॉनिटरिंग है, वो उसके की पॉइंट से ही की जाती है हमेशा। उसमें कोई अब तक कोई ऐसी चीज़, हाँ, उसके फिर डिफरेंट सब सेगमेंट्स और होते हैं, वो उनमें हम जा सकते हैं, उनकी उनकी डेप्थ में भी जा सकते हैं। और अब मिल गई हैं इस तरह की चीज़ें कि कितने जो है वो उसकी जो है वो अटेंडेंस कितनी है, हम्म। उसकी जो है वो अपने पीएस के साथ वो कैसे वो कर रहा है, बेशुमार उसके एनालिसिस हैं, वो सब कर रहे हो। लेकिन आया वो रियल हैं, नहीं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा हमेशा आगे। ठीक है सर, ये तो हो गया एक कॉर्पोरेट का भी। मिसाल के तौर पे कोई एम्प्लॉयज़ है, वो वर्किंग स्टार्ट कर रहा होता है, तो फिर उसकी केपीआई सेट हो गई। एज़ पर डिपार्टमेंट जो हम्म, कंबाइंड डिपार्टमेंट होते हैं, ये स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, केपीआई शेयर करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस एनालिसिस होते हैं, फिर बाद में इनका अप्रेज़ल्स और प्रमोशंस के क्राइटेरिया। एज़ अ लीडर्स एंड इंडिविजुअल मैं आपकी बात करता हूँ कि आप अगर अपनी टीम बनाना चाहते हैं, आप टीम डेवलप करते हैं, तो उसके लिए अगर कोई आप हायरिंग करते हैं पर्सन इन योर डिपार्टमेंट, तो आप उसके इंटरव्यूज़ के लिए यानी उसमें क्या वैल्यूज़ सर्च करना चाहते हैं उस पर्सन या उस एम्प्लॉयी के लिए जो आपकी ये टीम का पार्ट बने? हमने कोई तकरीबन 15 साल पहले एक बहुत काम की चीज़ पढ़ी थी। एक ट्रेनिंग ली थी हमने, स्टार बेस इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में, उस टाइप ऑफ इंटरव्यू में आप जो है वो रियल सिनेरियोज को उससे उसके साथ डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट से उससे पूछते हैं कि आप बताएं कि अगर आपने ये काम किया या कोई भी ऐसा काम जो 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 उसको, यानी उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हुँ। वो असेस करने की कोशिश करते हैं। उसको आप जो है वो मार्क्स देते हैं। तो वहाँ से, और मेरा यही उसूल है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ अपनी टीम के लिए, उसमें जितनी जो रिक्वायरमेंट्स मेरी हैं, वो पर्सनल उसकी एफर्ट, उसके रियल बेस सिनेरियो जो जो उसने किए हों, ऐसे काम किए हों, ऐसे प्रोजेक्ट्स सही। किए हों। तो जब आप खुद इतने एक्सपीरियंस होते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो सिनेरियो बता रहे हैं जो साहब, ये वाकई इसी तरह से होता है या नहीं होता। सही। और वो जो स्टार बेस इंटरव्यू था, वो था भी इसी बेस के ऊपर के रियल सिनेरियोज के ऊपर जो है वो अच्छा। उनसे डिस्कस किया जाए कि किस तरह से, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर सीवी से बात करें या किसी और चीज़ से बात करें, तो आप उनसे पूछें कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स कौन सा था, सही। क्यों उसमें मुश्किलात क्यों थी, फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया। किसी एक प्रॉब्लम को लेके आप उसको डिस्कस करते हैं, उसकी डेप्थ में चले जाते हैं, तो यू विल गेट टू नो कि जो आपका कैंडिडेट है वो उसकी वर्क क्या है। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न समटाइम्स, लाइक कोई 15 साल 18 साल पहले हमने पढ़ा था, तो आज भी मैं इंटरव्यू इसी इन्हीं बुनियादों पे। सही। तो सर आपने उस लेगेसी को कंटिन्यू रखा हुआ है। आपने कहा दिस इज़ अ मेन पॉइंट फॉर इंटरव्यूइंग सम कैंडिडेट्स, राइट? सर जैसे आपने बताया है कि अराउंड 15 से 20 साल पहले के करीब आपने ये सब चीज़ें पढ़ी और अराउंड 1992 में आपने मास्टर्स किया। अराउंड इसको 24-25 साल का अरसा आपने गुजार लिया है और आप पोजीशन पर बैठे हैं। हम्म, तो सर आप इससे प्रीवियस अगर जाएँ तो आप बताएँ कि ये एरा जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हम्म, स्टडिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा पहले की नस्बत ईज़ी हो गई है, टेक्नोलॉजीज़ का हाँ जी। काम है, वर्किंग जो पहले हुआ करती थी मैनुअल बेस्ड में, सब ट्रांज़िशनिंग होकर आई है। सो इन दोनों में अगर आप गैप एनालिसिस ढूँढें या आप अपनी बात करें, जब आपने ये परफॉर्मेंस यानी जर्नी स्टार्ट की थी और अब के बारे में, कितना डिफरेंस आपको अभी नज़र आ रहा होता है? हमारे ज़माने में तो हार्ड वर्किंग ही होती थी भाई, स्मार्ट वर्किंग कब हो रही है। सही। हमारे ज़माने में आपको अगर कुछ किसी प्रोजेक्ट्स में या किसी और मैटर में कोई किसी टास्क को
करने में अगर कोई दिक्कत होती थी तो आपको 100 जगह जो है वो पूछना पड़ता था। हुँ, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस लोगों के साथ जो है वो बात करनी पड़ती थी और उनके एक्सपीरियंस से जो है वो चीज़ें निकालनी होती थी। आज एक क्लिक पे आप एआई से सारा कुछ पूछ लेते हैं, बिल्कुल। आपको 10 किस्म के सिनेरियोज़ बता सर देता मज़ीद आगे की अगर बात करें, कॉर्पोरेट में भी आप अभी करंटली आप काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको आ रहे होते होंगे, बहुत सारी डेडलाइन्स को आप मीट नहीं कर पा रहे होते होंगे। है। तो आगे अगर 5-10 साल बाद अगर हम देखें, क्योंकि ट्रांज़िशन तो हमारी कंटिन्यू है, एआई का दौर है, लोग भी करंटली इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो भी अगर इसमें चेंज में नहीं आएँगे तो उनके लिए भी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी। अगर कुछ टाइम बाद हम आगे फ्यूचर को एनालिसिस करते हुए देखते हैं 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आप कहाँ पर देख रहे हो? देखिए, यानी मैं आपको इसका जो इंडस्ट्रियल एक लुक है ना वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो इंडस्ट्रीज़ जो अब तक सेठ रन कर रहे थे, ठीक है, अब वो सेठ के पास वो मसल पावर रही नहीं, जिससे वो अपनी इंडस्ट्री को रन कर रहा था। जिन लोगों ने नए दौर के, जदीद दौर के, जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंगी पैदा कर ली है, वो कंपनीज़ अब रेज़ कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं, ऊपर जा रही राइट, हैं। और जिन्होंने नहीं किया और वो अब भी मसल पावर पर चलाना चाहते हैं कंपनीज़, दे आर गेटिंग डाउन। आप चाहे लिस्टेड कंपनीज़ को देख लें, चाहे अनलिस्टेड कंपनीज़ को देख लें, इनकी बुक्स उठा लें, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल जो भी लोग हैं, उनमें वही लोग कामयाब हो रहे हैं जो जो नए ज़माने के जदीद तकाज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं, वही कामयाब हैं। जो अभी हैं ऐसे लोग जो मसल पावर पे कंपनी चलाना चाहते हैं, और जो लोग मसल पावर पे चलाना चाहते थे कंपनी, वो कंपनीज़ उन्होंने बनाई तो इंडस्ट्री थी, लेकिन वो कारखाने में जो है वो तब्दील हो चुका है। कि वो अब कारखाना बन गया है, वो इंडस्ट्री रहा नहीं, और राइट, उस कारखाने से भी वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि आप कंपटीशन जो है वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे। राइट, मैनुअल जॉब्स सब की सब मशीन्स पे चली जा चुकी हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो सारी की सारी जो है वो कैलकुलेट होती है लेबर और पावर और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए। लोग जो है वो चले जाते हैं कि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा और बचत के साथ जो है वो प्रोडक्शन करें। वो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए आपके पास अच्छी मशीन्स हों, ऑटोमेटिक प्लांट्स हों। आप जो नए दौर की नई जो टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेफादा अगर हासिल करते हैं तो आप डेफिनेटली आपकी कंपनी रेस करेगी। अदरवाइज जो गैप है वो गैप आपकी कंपनी को लेकर बैठेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से मेरा अपना भी ये एक अ, राय रही है इस कंपनी में भी और इससे पहले भी, कि जो लोग जब लोग पुराने हो जाते हैं ना तो वो फिर उनका मोल्ड होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो नए बच्चे हैं इनको मौका दिया जाए। ये जो अभी नई सोच नए जहन के साथ आए इन्हें मौका दिया जाए कि ये आकर काम करें इंडस्ट्री में, और इनके लिए हम जगहें पैदा करें, इनको बुलाएं और इनसे काम। तो ये हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर लोग, इनका आईक्यू हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा। ये सर स्मार्ट दौर के स्मार्ट जहन रखने वाले, मैं ये कहता हूँ कि इनसे आप ज़्यादा कुछ सीख सकते कि एक लीडर बनने के लिए यानी एक लीडिंग पोजीशन पे जाने के लिए हमें किन-किन यानी फ्रेमवर्क में किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? हैं। सिर्फ एक चीज़ की, किस चीज़? लीडर बनने के लिए लीड फ्रॉम द फ्रंट। सर वो अ, यानी आप ये कह लें कि हम लोग अगर इंडस्ट्री में आते हैं, थ्योरेटिकल हमने थ्योरी पढ़ी हुई होती है, हम कोई डिग्री लेकर आ रहे होते हैं, फिर जब इंडस्ट्री में आते हैं तो फिर इंडस्ट्री में उस तरीके के एक्सपीरियंस हमें फेस करने को पड़ते हैं जो हम लोग यूनिवर्सिटी में नॉर्मली नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ अ डिफरेंट एंड कॉर्पोरेट लाइफ इज़ अ डिफरेंट। फिर आपको यानी कुछ स्ट्रेटजीज़ इस तरीके से अपने अंदर शामिल करनी पड़ती हैं कि आप जब लीडिंग पोज़ीशन पर आते हैं, आपने हर चीज़ों को जैसा आपने पहले भी डिस्कस किया, फेस करना पड़ता है। चैलेंजेस होते हैं, मार्केट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपने कंपनी की प्रोग्रेस को भी देखना पड़ता है। तो नॉट ओनली के ऑल ओवर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो
लीडर बन पाते हैं? तो इसमें कुछ स्पेसिफिक मैं लोग ही एक होते हैं मिसाल जिनके देता अंदर ये हूँ। खासियत होती है? तो ये सब एक मिसाल है। आपने 23 मार्च को होने वाली जो परेड होती है जी, पाक आर्मी की, वो कभी गौर से देखी है? अभी सब इत्तेफाक सब नहीं सब हुआ सर, देखते बस हैं, ऐसे बच्चे भी सरसरी। देखते हैं जी, वो। जी, जी। आप देखते हैं एक खास दस्ता है किसी यूनिट का, वो मार्च पास करते हुए चला आ रहा सही। है। तो उसमें एक दस्ते में कम से कम 30 से 40 जो सिपाही या ट्रुप्स जो है वो उसमें मौजूद होते हैं। जी, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर हो आप या उस ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में बैठे हों, दोनों जगह पर आप जब देखते हैं तो आप उन 3 गाइड्स को देखते हैं जो उस ट्रुप को लेके चल रहे होते हैं सबसे आगे। बिल्कुल सही, वो सबसे ज्यादा नुमायां होते हैं। बिल्कुल सही, और या फिर आपको नजर आते हैं सबसे पीछे चलने। सही, सेंटर में जो चल रहा है वो नजरों से ओझल ही रहता है। ओझल है, आप सही, उन उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता, नहीं आपका जाता, ध्यान हमेशा जाएगा। आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिए सही, कि आप जब उस परेड को देखेंगे तो आपको नजर आएगा जो गाइड कर रहे हैं, 3 आगे जो चल रहे जी, हैं, वो आपको सबसे पहले नजर बिल्कुल, आएंगे। और उसके बाद जो आखिर में जो जो बिल्कुल लास्ट रो में जो लास्ट आदमी होगा, लास्ट 3 लोग होंगे, वो आपको नजर आ रहे होंगे कि ये जनाब लास्ट गुजर गए मेरे सामने से। के बीच में जितने गुजर रहे होंगे वो आपको नजर नहीं नज़र आएंगे। नहीं आएगा, यही उसूल तमाम इंडस्ट्री का भी है। या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप काम कर रहे हों और सही, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हों, तो आप सबको नजर आएंगे। सही, और कुछ नहीं कर रहे होंगे तो सबसे पीछे होंगे, तब भी आप नजर आ रहे होंगे, ये नज़र कुछ आएगा, नहीं कर। सेंटर रैंक में जितने लोग चल रहे होंगे वो नजर नहीं आएंगे। तो आप 9 बजे आते हैं, 5 बजे तक काम करते हैं और खामोशी से चले जाते हैं, आप नजर नहीं आएंगे। आपको नजर आने के लिए थोड़ा शाइन होना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, सही, आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। सही, आपको मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आपकी। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अल्फाज होने चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए वहां बोलने के लिए। बिल्कुल, अगर ये सब नहीं है तो फिर आपका जो आपकी जो जगह है वो फिर वो लास्ट रियर रैंक जो है वो होगा। सही। क्योंकि ये सबसे आखिर में कुछ नहीं करता। यानी लीडरशिप में आने के लिए, यानी जी बिल्कुल जी जी। फ्रंट पे आने के लिए आपने ये यू सारी हैव टू चीज़ें डू सब। अपने अंदर बिल्कुल अ, बिल्कुल ऐसे ही एडजस्ट करनी। कि जो इस लीडिंग पोजीशन की जो हमने बात की, कि आपने बताया कि ये इन है। फेस से, यानी इन चीज़ों को अगर आप अपने ऊपर अडॉप्ट करते हैं तो आप एक लीडिंग पोजीशन बन सकते हैं और नुमाया हो सकते हैं और लीड। तो इस लीडर पोजीशन पर पहुंचने के बाद यानी आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती और कॉम्पिटेंसीज जो है वो यही है कि if you have the knowledge, भरपूर नॉलेज उस फील्ड की आपके पास होनी चाहिए। हैं? यू हैव द कॉन्फिडेंस और यू हैव द करेज, सही, देन यू कैन गो फर्दर ऑन। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप कितने ही सोफेस्टिकेटेड एम्प्लॉय क्यों ना हो, कितने ही आप, लेकिन आप यू 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 कांट बी अ लीडर। लीडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब आप किसी मौजू पे किसी को कुछ बता ही नहीं पाएंगे, आपकी अपनी नॉलेज नहीं होगी, हुँ, आपका एम्प्लॉय आपकी बात उसी वक्त सुनेगा जब आप उसे कुछ नया दे रहे हो, जब आप उसे कुछ बता रहे होंगे, उससे वो कुछ सीख रहा हो। लेकिन अगर आप इस काबिल नहीं है कि उसे सीखा, तो बने उस काबिल, नॉलेज में पढ़े, सही। सीरियस। और कुछ बुलेट पॉइंट्स अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बता पाएँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने फुलफ़िल करनी ही है, जिससे आप एक लीडर तो हैं फर्स्ट और और फिर। लास्ट थिंग जो मैं समझता हूँ, इसको हमेशा मैंने फॉलो किया है, वो है टाइम मैनेजमेंट। और ये इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। टाइम मैनेजमेंट, कमिट द टाइम और फुलफिल द कमिटमेंट। ठीक है। और उसको अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी है तो फिर आप बाकी तमाम चीज़, क्वालिटी है जी और फलां है जी, ये है जी, वो, डेफिनेटली आपको जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप किसी प्लांट पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली बाकी सब चीज़ें आपको फुलफिल करनी ही करनी है।
मेन थिंग इज टाइम। देखिए, आपसे कंपनी टाइम मांगती है, आप ठीक है, आपकी कमिटमेंट पर कंपनी कहीं कमिटमेंट करती सही। है। आप अपनी कमिटमेंट में पूरे नहीं उतरते, कंपनी की अपनी स्टेक पे आ जाती है, जो हम्म। उसकी वो होती है। तो ये है, तो मैंने हमेशा जो चीज़ का ख्याल किया है वो है टाइम, कि अपने दिए हुए वक्त से पहले उस काम को कंप्लीट किया जाए। और डेफिनेटली फिर उसके लिए आपको बाकी सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी होती हैं, जो पेन है वो भी बर्दाश्त करना होता है, टाइम है वो भी देखना होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं, ताकि आपने जो कमिटमेंट की है उसको पूरा कर सही। सर बस लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, मैं एक उसके बारे में पूछूंगा कि रिसेंटली हम लोग ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की ड्यूरिंग आर लेक्चर, ड्यूरिंग आर क्लास। वो थी गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछूंगा। एक्चुअली गेम थ्योरी में क्या है कि कॉर्पोरेट की बात ले लें या किसी भी इंडस्ट्री की बात ले लें, किसी भी पोजीशंस की बात ले लें, कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरे साथ या मेरे साथ बंदा जो है वो मेरे साथ आगे तो क्या मेरे साथ भी ना जा रहा हो। यानी विन लॉस सिचुएशन पे हम लोग हमेशा जाते हैं और हमेशा वो लॉस ही करते हैं। सपोज आप हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस लीडिंग पोजीशन पर नॉर्मली लोगों का क्या ख्याल होता है कि मैं ही लीडर रहूं, मैं ही नुमाया रहूं, मेरे साथ जो दूसरा बंदा है वो लॉस सिचुएशन पर है और मैं विन पे रहूं। तो आप इस बारे में क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कि विन विन सिचुएशन, विन लॉस सिचुएशन में किसको आप वो करेंगे, तो मैंने अपग्रेड करेंगे? इत्तेफाक है कि जो मेरे बॉस थे वो हमेशा मुझसे ये कहते थे कि जब तक तुम्हारा सेकंड तैयार नहीं हो जाता हम्म। तुम ऊपर नहीं आ सकते। और मैं आज तक उसी उसूल पर काम करता हूँ। मैं सही। सबसे पहले देखता हूँ कि सक्सेसर कौन बन सकता है, और उसको जो है वो मैं ट्रेन करना शुरू करता हूँ, और अपने पीयर्स के साथ। बात यह है कि जो मेरी मेहनत है वो मेरी मेहनत ज़ाया कभी भी नहीं होगी, अगर मैं सच्चे दिल के साथ, हम्म। सच्चे दिल के साथ वो मेहनत कर रहा हूँ, उसमें कभी ज़ाया नहीं होगी। और वो मेहनत, मेरी अपनी मेहनत, आज मैं प्रोडक्शन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है, सारा कुछ है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं मोस्टली मैं चला जाता हूँ अपने स्पोर्ट्स इवेंट्स के ऊपर, छुट्टियों पे चला जाता सही। हूँ। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यू हैव सेट सम एग्जाम्पल्स। आपने अपने जो सक्सेसर हैं, आपने जो अपने नाइबीन हैं, उन सबको अच्छी तरह से ऑथराइज किया हुआ है, उनको हम्म। पता है, उनको अपनी जॉब पता है, उनको पता है कि आपकी गैर मौजूदगी में क्या होना है। मुझे किसी से खतरा नहीं है कि ये मेरी नौकरी खा जाएगा, ये मेरी जगह ले लेगा। मुझे सही। पता है कि अगर जब ये सीख जाएगा तो मुझे इससे भी ऊपर कोई जगह मिल जाएगी। ये होगा कि मेरे जो ओनर्स हैं उनको ये अंदाजा होगा कि हाँ, एजाज साहब अब इस डिपार्टमेंट से जो है वो हम्म। उन्होंने बना दिया इस डिपार्टमेंट को, अब इनको जो है किसी और डिपार्टमेंट में भेजा जाए या और ऊपर आए। कंफर्ट जोन से निकल के सोचा जाए हमेशा, तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। सही। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं निकलते। एक अगर सुपरवाइजर है तो वो कहता है कि मैं सुपरवाइजर ही रहूं, मैं किसी को मशीन ना सिखाऊं। एक अगर मैनेजर है वो कहता है कि मैं मैनेजर ही रहूं और मैं किसी को ना कुछ ना सिखाऊं। इसीलिए वो वहीं मैनेजर रहते ही रिटायर हो जाता है और मर जाता है, और किसी को जो है वो मौका नहीं देता ऊपर आने का, और खुद भी नहीं। यही दिस इज इस ओनली। थ्योरी का कंक्लूजन था कि सर ये अगर विन लॉस सिचुएशन पे हमेशा रहता है तो वो बंदा कभी विन ही नहीं कर पाता। अगर नहीं विन कर विन पाता। सिचुएशन पे आप रहेंगे कि आप चाहते हैं कि मैं भी जीत जाऊं, मेरे साथ वाला भी बंदा जीत जाए, तो फिर डेफिनेटली आप विन विन। ऐसे। ये है। और बहुत अच्छा सर आपने इसमें आंसर किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बाकी सर इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपने अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जर्नी और आप अपने अपनी स्किल्स के बारे में मुझसे शेयर किया, तो जिससे मुझे एक हमारी थ्योरी में इसके अलावा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नॉलेज भी मिली, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लास्ट थिंग बस मैं आपसे इस सिलसिले से पूछूंगा अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कि ये जो एक्टिविटी अगर हम लोग कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के सिलसिले में, अपने सब्जेक्ट के सिलसिले में जो सेक्शंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपको लगता है सर ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए? एक्चुअली आप डिफरेंट लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और उन वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे बिल्कुल। हैं। यू आर लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एक्चुअली। ये चीज़ें याद रह जाने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम। और जिस तरह से आप ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस तरह से आप ये सारा कुछ जो है वो डिस्कशन में आपका पार्ट है, तो ये आप इसे भूलेंगे नहीं कभी।
आप याद रखेंगे जी, ठीक है, ये इंटरव्यू इस तरह से इन्होंने बताया था, लीड फ्रॉम फ्रंट बताया था, तो मुझे भी इस तरह करके देखना चाहिए, मे बी पॉसिबल आई विल गेट रिजल्ट्स। और हम एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं, यू विल गेट। So this is good for you, for the other people who are doing this. It's fine. Thank you so much for giving me such your precious time and conducting this podcast. It's very, very beneficial for us and more Thank you. students. Thank you.